चलो भाई, तो पैटर्न चला हुआ था और पैटर्न में हमने यहाँ तक तो कर लिया था ना। ठीक है, ये हो गया। 10 का आंसर क्या दिया था? 62। ये बताओ, 62 आंसर तो आ गया। तुम्हारे ये क्वेश्चन समझ में आया था कि नहीं आया था? सबके समझ में आ गया था। तो समांतर श्रेणी का प्रयोग किया था हमने इसमें, और फॉर्मूला क्या था? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना? ठीक है, इसमें 6 तीलियां थी और इसमें कितनी थी? 10, और इसमें 14। तो इस तरीके से सीरीज बनेगी। ठीक है ना, समांतर श्रेणी। तो इसका प्रयोग किया और आंसर आ गया कितना? 62। यहां तक तो कोई डाउट था नहीं भाई। ठीक है, चला अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आ गया आज, यदि एक ऑपरेटर, ये साइन दिया हुआ है, को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाए। 4, ये प्लस का साइन मान लो, बीच में सर्किल में है। +3 इक्वल टू 4 + 5 + 6। फिर 5 + 4 इक्वल टू 5 + 6 + 7 + 8। 6 + 4 इक्वल टू 6 + 7 + 8 + 9। तो n + 8 का मान क्या होगा? तो ये 2011 में आया हुआ है सवाल। तो बताओ जल्दी, पैटर्न को पहचान लो, पैटर्न के हिसाब से ये आंसर दोगे। जल्दी पहचानो। हुआ किससे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हो रखा है सवाल कई बार। जान दो पैटर्न क्या है। देखो यहाँ पे 4 है, 4 से शुरू है। यहाँ पे 5 है, 5 से शुरू है। यहाँ पे 6 है, 6 पे शुरू है। इतनी बात तो समझ में आ रही। ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 4 से शुरू करके 3 नंबर लिख लो क्रमागत। 4 5 6, 3 नंबर लिख लिए क्रमागत। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 3 ही नंबर कह रहा लिखने को, 3 ही लिखे हमने भी। ठीक है ना? यहाँ 4 नंबर है, 4 लिखा हुआ है, तो 5 से शुरू करके 4 क्रमागत नंबर लिखो। है ना? 5 6 7 8 लिख दिए। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 6 से शुरू किया और 4 क्रमागत नंबर लिख दो पूरे। ठीक है ना? हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे n से शुरू करोगे और 8 क्रमागत संख्याएं लिखोगे। तो n से शुरू करोगे तो 8 क्रमागत संख्याएं n होगी। फिर अगली n प्लस, यहाँ प्लस लगेगा ना बीच में, n प्लस n + 1। फिर n + 2, यहाँ बीच में फिर प्लस आएगा, प्लस n + 2 प्लस n + 3। ठीक है ना? तो कितने नंबर लिखने हैं हमें? 8। है ना? तो 7 तक जाना है। ठीक है ना? प्लस n + 4, यहीं पे लिख देते हैं n + 4 प्लस n + 4। फिर प्लस n + 5 प्लस n + 6 प्लस n + 7। बस हो गया 8 पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8। है ना? n से शुरू करना है और 8 क्रमागत संख्याएं लिखनी है। तो n कितने बार होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि n को 8 बार जोड़ना है। ठीक है ना? तो कितना बना? 8n। तो शुरुआत 8n से होगी, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 8n दो ऑप्शन में है। प्लस अब बाकी नंबर को जोड़ दो। 7 और 6 13, 13 और 5 कितना हो गया भाई? 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27 और 1 28। तो आंसर कितना आ गया? 8n + 28, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। बदलो, कोई दिक्कत है क्या? तो पैटर्न पहचानना था, उसी के आधार पे तुम्हें अपना उत्तर देना था। है ना? एक तरीके से और हो सकता है, तुम्हें बताया देखते कि n को तुम कितने बार लिखोगे? 8 बार लिखोगे, क्योंकि n n + 1 n + 2 n + 3, इस तरीके से 8 बार। तो 8n से शुरुआत होगी, देखते ही पहचान लिया। है ना? और n n + 1 तो 7 बार नंबर लिखा जाएगा। है ना? 7 बार, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। तो 7 × 8/2 भी कर सकते हो। 7 × 56, 56 का आधा 2। यह फॉर्मूला होता है, एक प्राकृतिक संख्या होगा n × n + 1/2। तो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना, 7 × 8/2। ये फॉर्मूला है एक। है ना? 56 का आधा कितना? 28। तो डायरेक्ट 28 भी लिख सकते हो। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है ना? बताया था ना मैंने तुम्हें फॉर्मूला। क्या हो गया? चलो
यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां तक बात समझ में आ रही? कोई डाउट? तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में डाउट है कुछ? नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन करें, 2012 में आया हुआ है, तो बताओ जल्दी से क्या आंसर दोगे इसका। फर्स्ट? फर्स्ट है भाई? फर्स्ट है क्या? पहले ये सब का बिल्कुल सही है भाई। हमें पैटर्न समझना है। ये एक कितनी बार है? एक बार। ठीक है ना? ये एक कितनी बार आया? दो बार आया। तो हमने क्या लिख दिया? दो तक लिखा। एक दो, है ना? ये दो कितनी बार? 11 कितनी बार है? दो बार है ना? एक लिखा और दो लिखा, यानी कि दो बार तक एक एक दो इस तरीके से। फिर दो के बाद हम पीछे हटना शुरू हो गया, रिवर्स लगा दिया हमने गियर, है ना? रिवर्स गियर लग गया अब हमारा। ठीक है ना? ये एक कितनी बार है? तीन बार। तो तीन तक लिखा, तीन तक लिखा, फिर रिवर्स में पहुंच जाओ। तीन से कम दो, दो के बाद एक, यानी कि एक तक वापस जाना है। क्लियर होगी बात? यहाँ पे एक कितनी बार? एक दो तीन चार पांच, यानी कि एक दो तीन चार पांच, पांच बार था ना एक। अब रिवर्स गियर लगा दो, एक तक पहुंचो। चार तीन दो एक, तो आंसर कौन सा हो गया? पहला। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई डाउट तो नहीं? तो सिंपल, इस पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो अपना आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए और इस सवाल का उत्तर दीजिए। बताओ जल्दी से क्या होगा। पैटर्न को समझ लो बस, पैटर्न को समझते ही आंसर आ जाएगा तुम्हारा। पैटर्न क्या है? थर्ड? कितनों का थर्ड है? थर्ड आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? पैटर्न समझिए भाई। 9 - 1 डिवाइड बाई 8 बराबर 1। सॉल्यूशन नहीं करना, पैटर्न समझना है। 9 के लिए यहाँ पे 1 है, 9 के बाद एक कम कर दिया, 8 के लिए यहाँ पे 2 आ गया, है ना? 9 के लिए कितना है? 1 है। 9 के लिए 1, 8 के लिए 2, 7 के लिए 3। 9 के लिए 1, 8 के लिए 2, 7 के लिए 3, तो 6 के लिए 4। तो यानी कि क्रम बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे क्रमागत संख्या ही आ रही कि नहीं? तो यहाँ पे है 9, 1 2 3 4 5 6। ये देख लो ऑप्शन कौन सा है, तो यही होगा तीसरा ऑप्शन। खत्म होगी बात। पैटर्न को समझ लो, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है ना? सारा खेल पैटर्न का है। कोई डाउट तो नहीं? समझ के बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई मैंने डाइस तुम्हें करा ही दिया था, कुछ 3 4 सवाल मैंने डाइस के भी डाल दिए इसमें ही, है ना? तो डाइस कंप्लीट हो गया था तुम्हारा। अब जैसे कि पहला सवाल है, एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासा में वलन होगा? मतलब कौन से में होगा, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है ना? तो कौन से पासे में होगा बताओ? विपरीत फलकों का योग। हमने बताया था कि खुला हुआ पासा जब भी दर्शाया जाएगा तो तुम्हें याद होना चाहिए, अल्टरनेट सरफेस क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट होता है। अल्टरनेट सरफेस क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट सरफेस। तो कौन सा होगा? तीसरा। तो 3 और 4, 1 और 6, 2 और 5, तो आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन। यहां पे लिखा है एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 हो। विपरीत फलकों का योगफल, ये 1 2 के विपरीत है लेकिन 7 तो नहीं बैठ रहा, गलत हो गया। 2 1 के विपरीत है लेकिन योगफल 7 तो नहीं बैठ रहा, गलत हो गया। 3 और 4 7 हो गया, लेकिन 1 और 2 3 हो गया, तो गलत हो गया। यहाँ पे विपरीत फलक 3 4 के विपरीत है 7 हो गया, 1 6 के विपरीत है 7 हो गया, 2 5 के विपरीत है 7 हो गया। तो आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। कोई दिक्कत तो नहीं? देखो कितना आसान सवाल पूछ रखा पेपर में। ठीक है ना? नेक्स्ट, नीचे दिए गए पासे के प्रसारित रूप को यदि मोड़ा जाए तो यह किस पासे का संभावित समरूप होगा? बताओ इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, इसको कह रहा है कि त्रोड़ मरोड़ के हमने एक पासा बना दिया, तो कौन सा संभावित स्वरूप होगा? बताओ जल्दी से। हम्म? दूसरा? चलो देखते हैं अभी।
आया नहीं किसी का? तीसरा? कोई बच्चा दूसरा कह रहा, कोई तीसरा कह रहा, बताओ। दूसरा? दूसरा, चलो दूसरे वाले हाथ खड़े कर लो। तीसरे वाले? तीन पे तुम अकेली हो। कुछ बच्चे ऐसे भी कह रहे होंगे कि दूसरा भी है और तीसरा भी है। वे कितने हैं? वे कितने हैं? हैं? चलो ध्यान दो। नीचे दिए गए पासे के प्रसारित रूप को यदि मोड़ा जाए तो यह किस पासे का संभावित रूप होगा? तो पहली बात तो ये होगा, ए सी के एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ए और सी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है, तो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, है ना। हमेशा एक का छिपना जरूरी है। तो यहाँ पे तो ए और सी एक साथ आ गए भाई, तो ये इस कारण ये गलत हो गया। बात समझ में आई? तो अगर ए छिपा हुआ है तो सी को दिखना पड़ेगा, तो सी दिखा हुआ है, ए छिपा हुआ है, तो इसका मतलब सही बात है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि भाई डी और एफ एक दूसरे के अपोजिट है, तो डी और एफ में से कोई एक दिखेगा। तो डी दिखा हुआ है तो एफ छिप गया, यानी कि इधर होगा एफ। ठीक है ना। फिर मैं कह रहा हूं कि जो बी होगा तो बी और ई एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो बी और ई में से कोई एक दिखेगा, तो ई दिखा हुआ है, इसका मतलब बी छिपेगा। तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है भाई, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर हो सकता है। अब मैं यहां देख रहा हूं भाई, अगर ए दिख रहा है तो सी को छिपना पड़ेगा, सी छिपा हुआ है। अगर बी दिख रहा है तो इसका मतलब ई छिपेगा, तो ई छिपा भी हुआ है। अगर डी दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ को छिपना पड़ेगा, क्योंकि डी और एफ एक दूसरे के अपोजिट है, तो एफ छिपा हो, ये भी आंसर हो सकता है। दो ऑप्शन आगे हमारे पास है कि नहीं? दो ऑप्शन आगे। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि अगर बी दिखेगा तो इसका मतलब ई छिपेगा, तो ई नीचे होगा। अगर डी दिखेगा तो एफ छिपेगा, तो इधर होगा। तो ए दिखेगा तो सी जो है छिपेगा, या तो ए और सी दोनों छिप गए, तो इसका मतलब पिछली तरफ क्या हो गए, एडजेसेंट हो रहे, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, दोनों एक साथ नहीं छिप सकते। ए और सी यहाँ पे दोनों एक साथ छिप गए, तो इसका मतलब गलत हो गया। बात समझ में आई? क्योंकि एक का दिखना जरूरी था। तो दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए, कोई डाउट? ठीक है भाई, क्यों कर दिया ये एलिमिनेट? ए और सी एक साथ दिख रहा है, ओ सॉरी, ए और सी एक साथ छिपा हुआ है, इसलिए गलत कर दिया। तीसरा क्यों कर दूं? क्या ऑप्शन के हिसाब से? क्यों ए बी एक साथ क्यों नहीं आने के? कौन के हैं? कौन के हैं? मैंने तो नहीं बताया, मैंने तो नहीं बताया। मैंने तो ये कहा था, अब ध्यान दो, मैंने तो ये कहा था कि किसी भी पासे में 6 सतह होती है, हमें केवल दिखती 3 है। किसी भी एंगल से देख लो, चाहे एक आंख बंद करके देख लो, दिखेगी 3 ही। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। किसी भी एंगल से देख लो, है कि नहीं भाई? 6 सरफेस है, दिख कितने रहे हैं? 3 सरफेस दिख रहे हैं। ठीक है ना। तो 6 में से अगर 3 दिख रहे हैं, तो उसमें 6 में से कोई एक सरफेस को पकड़ लो, तो एक सरफेस 4 सरफेस से जुड़ा होता है ना। जिससे जुड़ा नहीं होगा वो क्या होगा, उसके अपोजिट होगा। ठीक है ना, उसके क्या होगा, अपोजिट होगा, है ना। दिखाऊं कोई डस्टर है यहाँ पे? फोन दो, मोटा सा फोन है। माचिस तो नहीं, फोन से काम चल जाएगा। देखो ये एक, मान लो ये डाइस है, छोटी हो जाएगी। ये एक सरफेस ऊपर की होगी, एक सरफेस इसके नीचे की होगी, दो सरफेस होगी, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ तो नहीं रही ना, तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। इस सरफेस से कौन सी सरफेस जुड़ी हुई है, इसकी साइड वाली, इस लाइन के थ्रू, इस किनारे के थ्रू। इस सरफेस से ऊपर है, ये वाला सरफेस भी जुड़ा हुआ है इस लाइन के थ्रू। समझ रहे बात को? तो यानी कि ऊपरले वाले सरफेस है, एक तो ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, और एक इसके पिछले वाला ये भी जुड़ा हुआ है। 4 सरफेस जुड़ रहे हैं, ये नहीं जुड़ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसके विपरीत होगा। बात समझ में आई? लो, तो एक सरफेस से 4 सरफेस हमेशा जुड़े होते हैं, तो कौन सा नहीं जुड़ता, अपोजिट सरफेस। तो ध्यान दो, ए और सी एक दूसरे से जुड़ेंगे क्या? ए और सी कभी भी एक दूसरे से जुड़ेंगे क्या? नहीं जुड़ सकते। यानी कि ए और सी कभी नहीं जुड़ेंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बाकी जितने भी सरफेस बचे, वे कितने बचे, 1 2 3 4, 4 ही सरफेस बचे ना। ये 4 सरफेस ए के साइड में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ोसी हो सकते हैं ए के। बात समझ में आ रही? कोई डाउट? जब हमारा अल्टरनेट सरफेस अपोजिट सरफेस फेल हो जाता है ना, जैसे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन में फेल हो गया,
हो गया क्या? दोनों ऑप्शन में फेल होगा कि कुछ बच्चे बोल लेंगे कि दूसरा आंसर सही है, कुछ बच्चे बोल लेंगे कि तीसरा आंसर सही है। तो मैंने ये पॉइंट तुम्हें बताया नहीं था, तो इसी सवाल के माध्यम से मैं बता दूंगा तुम्हें अब, ठीक है ना? जब भी अल्टरनेट सरफेस अपोजिट सरफेस वाला कंसेप्ट हमारा फेल होगा, तो खुले हुए पासे में या फिर बंद आकृति कोई भी देगा, तो हम वहां पे दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट होगा, वहां पर रोटेशन मेथड। क्या होगा? रोटेशन। तो ये जो दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, तो हम अब रोटेशन मेथड से करेंगे। रोटेशन कंसेप्ट बोल दो या मेथड बोल दो, ठीक है भाई? तो अल्टरनेट सरफेस ने क्या कर दिया था? दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे। बात समझ में आई? लेकिन इन दो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में अल्टरनेट सरफेस वाला कंसेप्ट सक्षम नहीं है। क्लियर होगी बात? तो अब इनको एलिमिनेट करना है, कोई एक सही होगा, सीधी सी बात है, एक गलत है, तो अब हमें इससे चेक करना पड़ेगा रोटेशन मेथड से। और रोटेशन मेथड तभी लगा सकते हो जब तुम्हें बेस क्लियर, और बेस ये था कि प्रत्येक पासे की एक सतह चार सतह से जुड़ी होती है, और जिससे जुड़ी नहीं होगी वो उसके अपोजिट होगी। तो मुझे ये तो बात पता चल गई भाई कि ए और सी अपोजिट है, तो ये तो कभी जुड़ नहीं सकती, लेकिन ए के साथ बाकी चार सतह जुड़ सकती है, बी भी जुड़ सकती है, डी भी जुड़ सकती है, ए भी जुड़ सकती है, एफ भी जुड़ सकती है। अपनी मर्जी से मैं किसी भी सरफेस का रोटेशन ऊपर नीचे कहीं भी करा दूंगा। बात समझ में आ रही? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब ध्यान दो, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अब तुम्हें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे तुम्हें कोई भी, जैसे कि तुमने सी लिखा हुआ है या ई लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, कोई भी एक लेटर चॉइस कर लो, कोई भी एक लेटर, बताओ कौन से को करूं? सी को। तो सी को किया मैंने, यहां से सी से स्टार्ट किया मैंने, इसको चॉइस कर लिया, और मैं यहाँ पे रोटेशन देखो, यहाँ पे सी डी ई क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है क्या? ये हो गया तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बात समझ में आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तुम इधर भी देख सकते हो सीई डी, इस तरीके से भी देख सकते हो, यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। मैंने सीक्वेंस में लिया, सी के बाद डी और डी के बाद ई, तो सी के बाद डी और डी के बाद ई, एक सीक्वेंस होता है ना अंग्रेजी वर्णमाला का, तो मैंने सीक्वेंस में ले लिया। जरूरी नहीं कि तुम सीक्वेंस बोलो, तुम सीई डी देख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी चेक कर सकते हो। तो सी डी ई का जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हमारे खुले हुए पासे में भी सी डी ई का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये सही हो जाएगा। और अगर खुले हुए पासे में सी डी ई का रोटेशन क्लॉकवाइज है, इसके अपोजिट है, तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो मैं यहां पे देख रहा हूं सी डी ई, तो तुम मुझे बताओ, सी से शुरुआत किया तो यहां पे भी मैं सी से शुरुआत करूंगा। सी डी ई रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज रोटेशन है यहाँ पे, तो यहां पे रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये गलत हो गया। बात बताओ समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अब मैं यहाँ पे चेक कर लो रोटेशन, देखो यहाँ रोटेशन सही मिलेगा, क्योंकि अगर ये उत्तर है तो ये बिल्कुल सही है। समझ रहे बात को? अब ध्यान दो भाई, कोई सा भी रोटेशन चेक कर लो, बताओ कौन सा करूं, ए डी बी का या ए बी डी का? किसी से भी ले लो, कोई भी चॉइस कर लो, कौन सा लूं? बी ले लूं? तो मैंने बी ले लिया, तो लो बी ए डी का ले लो रोटेशन, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज चेक कर लिया कि बी से ए पे डी, तो यहाँ पे भी हमें तुम्हें यही चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे रोटेशन क्या है। अब देखो यहाँ पे रोटेशन क्या होगा, बी ए डी का, बी ए डी, भाई बी एरा ए एरा, मैंने कहा कि ए केवल सी से नहीं जुड़ा हुआ है, बी केवल ई से नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी ए बाकी चार सतह से जुड़ी होगी, तो अपनी मर्जी से मैं क्या कर लूंगा, डी को यहां लिख दूंगा, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये डी इसके साइड में हो सकता है, पड़ोसी है इसका। समझ रहे बात को? तो अपनी मर्जी से मैं रोटेशन करा दिया, इस डी को उठा के मैंने वहां पर रख दिया, ये हमारा सरफेस यहाँ पे तैयार हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बोल दो। तो बी ए डी का रोटेशन, यहां से बी से शुरू किया था, बी ए डी का रोटेशन कैसा है यहाँ पे? क्लॉकवाइज। यहाँ पे कैसा है? क्लॉकवाइज। तो रोटेशन सेम है, तो रोटेशन अगर सेम है तो ये आंसर है हमारा तीसरा। तो जब भी अल्टरनेट सरफेस फेल होगा, तो याद रखना नया कंसेप्ट जन्म लेगा, और वो क्या होगा? रोटेशन मेथड। वो रोटेशन मेथड, आर ओ टी ए टी आई ओ एन, रोटेशन मेथड। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया? हालांकि ये बहुत ही मुश्किल मिला तुम्हारे एग्जाम में, लेकिन अगर आया इत्तेफाक से तो तुम इस तरीके से बना लेना। क्लियर होगी बात? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा ये, यहां पे दिया हुआ है कि निम्नांकित दो पासों पर 1 से 6 तक की संख्याओं का प्रयोग किया गया है, 1 3 5 4 3 2। यदि उपरोक्त को प्रसारित रूप में व्यक्त किया जाए तो कौन सा प्रसार सही होगा? ठीक है ना, कौन सा प्रसार सही होगा? क्वेश्चन सामने है, तो आंसर बताओ तुम, कौन सा प्रसार सही होगा?
समझाया हुआ है सब कुछ, जल्दी बताओ। है और किसी का जवाब, कोई अलग जवाब देने की कोई इच्छा है? हो रही है, हो रही है। चलो चेक करें भाई। तो हमने कहा था कि जब भी एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई जाए, जब भी इस तरीके से एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई जाए, तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कोई डिजिट कॉमन तो नहीं। ठीक है ना? तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा तीन, तीन यहाँ पे भी है और तीन यहाँ पे भी है। तो हमने कहा था कि तुम यूनिवर्सल रोल का प्रयोग करो, तीन से इस तरीके से क्लॉकवाइज में लिख दो, 3 1 5 लिख दिया, 3 4 2 लिख दिया, 4 2 बच कौन गया, 6। सबके अपोजिट पता लग गया, यानी कि 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है क्या? अगर 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है तो यहाँ 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते भाई साहब, गलत हो गया। ठीक है, अगर 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है तो 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, गलत हो गया। बात समझ में आई? अगर 3 और 6 एक दूसरे का अपोजिट है तो कभी भी साइड में नहीं आ सकते, यानी कि 3 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता, गलत हो गया। ठीक है ना? 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल सही बात है। फिर मैं देख रहा हूं यहाँ पे 1 4 के अपोजिट है, 1 4 के अपोजिट है, तो 1 और 4 ये भी अपोजिट हो गया, बिल्कुल सही है। बाकी जो बचा वो भी अपोजिट है, कौन? 2 और 5 यहाँ पे भी अपोजिट है, यहाँ पे भी अपोजिट है, तो बिल्कुल बात सही होगी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बात समझ में आ रही? नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। निम्नलिखित अंकों वाले तीन पासों के आधार पर बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है ना? तो प्रश्नवाचक चिन्ह में देखना है कि कौन सा अंक हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, जल्दी बताओ। सेकंड ऑप्शन 3 बता रहे हैं, बाकी तुम बताओ भाई। भाई सिंपल सीधी सी बात है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 5 4 तो कभी आ ही नहीं सकता। ये दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो रहे कि भाई 5 और 4 तो कभी भर ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि दो बार रिपीट थोड़े कर दोगे। दो ऑप्शन में फंस गए, उपरोक्त में से कोई नहीं या 3। अब देख रहे हैं कि 3 आ सकता है या नहीं आ सकता। ठीक है ना? अब यहाँ पे तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ तुम, ये 3 1 4 है, यहाँ पे 5 4 6, कॉमन क्या है? 4, कॉमन क्या है? 4। क्लियर है बात? तो 4 से क्लॉकवाइज चलो, 4 3 1, यहाँ पे क्लॉकवाइज चलो, 6 5, क्या बचा? 2। सबके अपोजिट मिल गया क्या? तो अगर यहाँ पे 5 है तो 5 का विपरीत भी नहीं आएगा, 5 का 5 लिखा हुआ है, 5 का अपोजिट भी तो नहीं आ सकता। 5 का अपोजिट 1 है, एक ऑप्शन में नहीं है, छोड़ दो। अगर यहाँ 4 है तो 4 का अपोजिट भी नहीं आ सकता, 4 का अपोजिट क्या है? 2, दो ऑप्शन में नहीं है। बचा क्या? या तो यहाँ पे 3 होगा या फिर यहाँ पे 6 होगा। तो कन्फर्म है 3 है, फिर ये तो 3 होगा या 6 होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है ना? तो 6 ऑप्शन में था ही नहीं और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बात गलत होगी, क्योंकि हम 3 को रख सकते हैं वहां पे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा और लास्ट क्वेश्चन है, ये टाइप खत्म, टॉपिक खत्म, पैटर्न खत्म, डाइस खत्म, बिल्कुल। तो एक पासे की निम्नलिखित दो स्थितियां दिखाई गई है, कौन सी संख्या 5 के सामने है? यानी कि 5 के सामने बताना है, कौन सी संख्या 5 के सामने है, जल्दी बताओ। 5 के सामने है, कौन सी होगी? 3 या 4 में से कोई एक। अरे मैंने तुम्हें बताया था, ये क्या है? 2, ये क्या है? 1, ये क्या है? 2, ये क्या है? 1। और मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी किसी पासे में दो कॉमन डिजिट हो तो उनको निकालने के बाद जो बचेगा वो अपोजिट होगा। तो ये 4 है, ये 5 है, तो 5 के सामने क्या होगा? 4 होगा कि नहीं? ये 5 है, ये 4 है, तो 5 के सामने क्या होगा? 4। ये एक दूसरे के अपोजिट होगा, कन्फर्म है? 5 के सामने 4 होगा, बिल्कुल सही है। बताओ, ये टाइप बता दिया था कि मैंने तुम्हें? कोई दिक्कत तो नहीं? तो डाइस से अगर इत्तेफाक से सवाल आया तो छोड़ो तो नहीं, कर आओगे? चलो
ठीक है भाई, ये टॉपिक हो गया तुम्हारा खत्म। अब अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लो तुम। हैं? अभी मैंने लिखे नहीं वे, लास्ट में देखेंगे। लगाओ भाई अपनी कॉपी पे हेडिंग, मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि इसको क्या बोलते हैं? मापन। इसको क्या बोलते हैं भाई? मापन। तो यहां से सवाल पूछ लेते हैं, आसान सवाल आते हैं यहां से, कोई टफ सवाल नहीं आते। ठीक है, आसान आसान से सवाल पूछते हैं। अब मेजरमेंट में देखो, मेजरमेंट में हमें लंबाई का भी मापन करना है, भार का भी, वेट का भी मापन करना है ना, भारतीय मुद्रा का मापन करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग क्वांटिटी है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो क्या कर रहे हैं? भारतीय मुद्रा। तो पहला जो टॉपिक होगा यहाँ पे, मापन जिसका कर रहे हैं हम, किसका कर रहे हैं? भारतीय मुद्रा। भारतीय मुद्रा यानी कि क्या होगा? इंडियन मनी। क्या बोल लोगे उसको? इंडियन मनी। भारतीय मुद्रा यानी कि इंडियन मनी। तो भारतीय मुद्रा, भारतीय मुद्रा से तात्पर्य क्या होगा भाई? जो हमारे सरकार द्वारा प्रचलित में है, जो मुद्रा है, भारतीय मुद्रा कहलाएगी। बात समझ में आई? तो भारतीय मुद्रा होगी कौन कौन सी? किसमें मापन होता है भारतीय मुद्रा का? रुपया में और पैसे में। बात समझ में आई? यानी कि भारतीय मुद्रा वो मुद्रा होगी जिससे हम लेन देन की सारी क्रियाएं निपटाते हैं। समझ रहे बात को? खत्म करते हैं। तो भारतीय मुद्रा वो होगी जो हमारे सरकार के द्वारा जारी की जाती है। क्लियर होगी बात? और इसका मापन हम किस में करते हैं? इसका मापन हम करते हैं रुपया या पैसे। तो मापन किस में होगा भाई? मापन कर रहे तो मापन किस में होगा? या तो रुपये में होगा, रुपया, है ना, या फिर पैसों में होगा, पैसे में होगा। तो मापन किस में होता है? रुपये में या फिर पैसे में होता है। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हें पता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं भाई? 100 पैसे होते हैं कि नहीं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, या फिर मैं कहूं 100 पैसे में, 100 पैसे में 1 रुपया, रुपया होता है, रुपया नहीं होता, है ना। 100 पैसे में 1 रुपया, है ना। है, मैंने पूछा 100 पैसे में कितने, मैंने कहा 1 रुपया। और रपा भी बोल सको थी, है, मैंने कहा 100 पैसे में 1 रुपया है। तो 100 पैसे में 1 रुपया। ठीक है ना। तो मापन होगा हमेशा रुपया या फिर पैसे में। ठीक है ना। तो 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे के, या 100 पैसे बराबर होता है 1 रुपए के। तो भारतीय मुद्रा से तात्पर्य है कि जो भारत सरकार के द्वारा जो मुद्रा जारी की जाती है, जिससे हमारी लेन देन की सभी प्रक्रियाएं पूरी होती है। बात समझ में आ रही? उसी को क्या बोलते हैं हम? भारतीय मुद्रा। तो इतनी नॉलेज काफी है भाई। ठीक है। अब इसमें और भी बहुत सारी बात बोल सकते हो, जैसे कि बोल सकते हो कि भाई 20 पैसे के सिक्के चलने बंद हो गए, है ना, 5 पैसे के सिक्के चलने बंद हो गए, है ना, 50 पैसे के सिक्के चलने बंद हो गए, है ना। तो अब सीधा सीधा मतलब नोट भी बदल दिया, 2000 नोट का हो गया अब, है ना, 2000 का नोट हो गया इस तरीके से। पहले 1000 का नोट था, अब 2000 का नोट हो गया इस तरीके से। तो बहुत सारी चीजें इसके बारे में तुम सब जानते हो, भारतीय मुद्रा के बारे में। अब इसमें बहुत ही आसान आसान से सवाल पूछते हैं यहाँ से, तो आसान आसान से सवाल मैं बोल लूंगा, तुम लिखोगे। ठीक है ना। मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, तुम लिखो। मैं बोल रहा सवाल कैसे, किस टाइप के सवाल होंगे। ठीक है ना। लिखो भाई पहला सवाल, लिखिए, बोलूं? देखो, सोवन ने बाजार से 108 रुपये 50 पैसे की कॉपियां, सोवन ने बाजार से 108 108 रुपया 50 पैसे, 108 रुपया 50 पैसे पैसे की क्या खरीदी? कॉपियां। और 27 रुपये 25 पैसे के पेन व पेंसिल खरीदी। 27 रुपये 25 पैसे, 27 रुपये 25 पैसे, 27 रुपये 25 पैसे की क्या खरीदी भाई? पेन व पेंसिल खरीदी।
तो बताओ उसने कुल कितनी राशि खर्च की। तो बताओ उसने कुल कितनी राशि खर्च की। तो बताओ उसने कुल कितनी राशि खर्च की। क्वेश्चन पूरा लिख लेना, ठीक है ना। कह रहा कि एक आदमी है मोहन, जिसने 108 रुपये 50 पैसे की कॉपियां खरीदी और 27 रुपये 25 पैसे के पेन व पेंसिल खरीदे। तो बताओ उसने कुल कितनी राशि खर्च की। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो बना देना, ठीक है ना। तो कितना आया, 135 रुपये 75 पैसे। 135 रुपये 75 पैसे, ठीक है ना। ये तो एक तरीका है कि तुम पैसों को पैसों में जोड़ लो अलग से और रुपयों को रुपयों में जोड़ लो। या फिर तुम एक तरीका और अपना सकते हो कि भाई 108 रुपये है और पॉइंट लगा दो, ये इधर होगा 50 पैसे और यहाँ पे 27 रुपये 25 पैसे। तो पॉइंटों में इस्तेमाल करना, इस तरीके से लिख लेना तुम इसको, पैसों में पॉइंट लगा के। क्लियर होगी बात। क्योंकि ये 108.50 जब लग गया ना, तो ये अब रुपये में बदल गया पूरा का पूरा। अब ये किसमें बदल गया, रुपयों में बदल गया पूरा का पूरा। बात समझ में आई कि 108.50 ये पूरा क्या है, रुपये है अब। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। या बोलने को बोल सकते हो कि 108 रुपये अलग है, 50 पैसे ये अलग है। 0.50 रुपये है, 0.50 रुपये है, तो इसको तुम 50 पैसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 0.50 में 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो 50 पैसे बन जाएगा वापस, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जोड़ दो भाई, ये कितना आ गया 75, 8 और 7 15, 3 1। तो ये हो गया तुम्हारा 135.75 रुपये, किसमें बदल गया, और रुपये में आया ये सारा का सारा 135.75 रुपये। अगर तुम्हें लिखना इसको पैसों में तो क्या लिखोगे, 135 रुपया 75 पैसे। 135 रुपया 75 पैसे। बोलो बात समझ में आएगा, कोई डाउट तो नहीं किसी को, समझ में आ गया भाई। क्वेश्चन लिख लिया था तुमने पूरा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक किसान ने बाजार से मिटा दो इसको तुम्हें। तो लिखो, एक किसान ने बाजार से 85 रुपये 25 पैसे का गुड़, 85 रुपये 25 पैसे का गुड़, अब किसान है गुड़ तो खरीद देगा ही, है ना। 85 रुपये 25 पैसे का गुड़ तथा 78 रुपये 50 पैसे का तेल खरीदा। 78 रुपये 50 पैसे का तेल खरीदा। 78 रुपये 50 पैसे का तेल खरीदा। अब किसान आदमी है भाई, सरसों का तेल ही लगा होगा सर में, है ना। 78 रुपये 50 पैसे का तेल खरीदा। तो बताओ उसने कुल कितनी राशि खर्च की। बताओ उसने कुल कितनी राशि खर्च की, बताओ जरा, उसने कुल कितनी राशि खर्च की। तो भाई इसमें कुछ नहीं करना, जोड़ घटाई तो चल रही, तो जोड़ दो इसको। ये कितना आ गया 75, ये 8 और 5 13, 8 और 7 15 और 1 16, तो 163.75 है ये। अब इसको तुम अलग अलग लिखना चाहो तो इस तरीके से लिखोगे, 163 रुपये और 75 पैसे, ठीक भाई। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0.75 लिख रहा तो ये रुपए है अभी। अब इसमें अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तब बदलेगा पैसों में, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 0.75 रुपये में कितने पैसे, 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो तुम कहोगे 75 पैसे होते हैं। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसे नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बोलू, लिखो, कमला 25 रुपये 75 पैसे लेकर सब्जी मंडी गई। कमला 25 रुपये 75 पैसे लेकर सब्जी मंडी गई, ठीक भाई। कितने रुपए लेकर, 75 पैसे लेकर कहाँ गई, सब्जी मंडी गई, ठीक। इनमें से उसने 12 रुपये 25 पैसे की सब्जी खरीदी। इसमें से उसने 12 रुपये 25 पैसे की सब्जी खरीदी। इसमें से उसने 12 रुपये 25 पैसे की सब्जी खरीदी। बताओ अब उसके पास कितनी राशि बची। बताओ अब उसके पास कितनी राशि बची। बताओ अब उसके पास कितनी राशि बची।
सिंपल सवाल है। तो उसमें बचने की बात कर रहा है, शेष तो घटा दो। तो भाई 75 में से 25 घटा लो, कितना आ गया 50। इधर कितना बचा 13, तो ये 13.5 रुपए आ गया, 13.5 रुपए। या फिर इसको लिखना चाहो तो क्या बोल लोगे, 13 रुपए 50 पैसे। क्लियर हुई बात यहाँ पे? कोई डाउट तो नहीं किसी को? समझ में आ गया? ठीक है ना। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है भाई ये, आसान से। नेक्स्ट ऐसे ही आओगे, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सबको भाई एग्जामिनर को भी पता है ना कि रूबी जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, है ना, तो उसको आसान आसान से सवाल करने, तो वे आसान भी देंगे, है कि नहीं, है ना। अब ऐसा तो नहीं, अच्छा तुम एक बात हो, कोई भी एग्जाम उठा लो, कोई भी एग्जाम उठा लो, मान के चलो 30 सवाल गणित के आने हैं, है ना, तो 30 के 30 सवाल टफ नहीं आने, क्योंकि हर पेपर में हर टाइप का सवाल होगा। वो भी सवाल होगा जो तुम देखते ही आंसर बनाओगे, वो भी सवाल होगा जो तुम 4 सेकंड में बना लोगे, वो भी सवाल होगा 30 सेकंड में बना लोगे, वो भी सवाल होगा 5 मिनट भी लगेगी, और वो भी सवाल होगा जो वहां पर होगा ही नहीं, वो घर पे ही आके होगा। समझ रहे? हर टाइप के सवाल मिलेंगे तुम्हें एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि हर टाइप का बच्चा देने जाएगा तो हर टाइप के सवाल, है ना, क्योंकि हर टाइप का मतलब होशियार भी जाएगा, रद्दी भी जाएगा और मीडियम भी जाएगा, बीच वाला भी जाएगा। तो हर बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा ना एग्जामिनर को, वो चीज है। चलो, सबकी खुशी में खुशी रखनी, कहना मतलब ये है। चलो देखो, हिंदी की एक पुस्तक का मूल्य, हिंदी की एक पुस्तक का मूल्य, हिंदी की एक पुस्तक का मूल्य 8 रुपए 80 पैसे है। 8 रुपए 80 पैसे है भाई, 8 रुपए 80 पैसे है। हिंदी की एक पुस्तक का मूल्य 8 रुपए 80 पैसे है। तो 8 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? तो 8 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? हिंदी की एक पुस्तक का मूल्य 8 रुपए 80 पैसे है, तो बताइए 8 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? क्या दोगे जवाब? अब भाई 8 की गुणा कर दो, है पता नहीं क्या। एक पुस्तक का मूल्य कितना है, ये रहा। 8 पुस्तक का मूल्य तो बताना। 8 की मल्टीप्लाई कर लो, अरे सिंपल से मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। 8 0 0, 8 8 64 का 4 का हासिल लगे 6, 8 8 64 और 6 हो जाता है 70। पॉइंट लगागा 2 के बाद तो 2, तो 70.40, 70.40 रुपए, ये रुपए आ गया। तो इसको तुम बोल सकते हो 70 रुपए 40 पैसे, खत्म बात। तो भाई मैंने बताया ना, हर टाइप का बच्चा जा, तो अन्नू जैसा भी जाना वहां बच्चा, जो मतलब विद्वान की सीमा को भी पार कर दे, है कि नहीं। अब ये तो विद्वान नहीं होगी तो विदुषी होगी, है ना, विदुषी लड़की है। क्यों? अच्छा, 70 रुपए 40 पैसे आ गया सबका, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई भसम हो जाओगे वरना। क्या है? संस्कृत वाले सर आने वाले। चलो नेक्स्ट लिखो। क्या? फिर अच्छा, तो भाई इंसान भी हर वैरायटी के हैं है कि नहीं। चलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश ने नहाने के 1 दर्जन साबुन, रमेश ने नहाने का 1 दर्जन साबुन 11 रुपए 50 पैसे प्रति साबुन। भाई लिखो, सवाल लिखो पहले। रमेश ने नहाने के 1 दर्जन साबुन, रमेश ने नहाने के 1 दर्जन साबुन, रमेश ने नहाने के 1 दर्जन साबुन, इसलिए 11.50, यानी कि 11 रुपए 50 पैसे, 11.50 रुपए प्रति साबुन की दर से खरीदे, 11.50 रुपए प्रति साबुन की दर से खरीदे। तो बताओ उसने, तो बताओ उसने
दुकानदार को, तो बताओ उसने दुकानदार को साबुनों का कितना भुगतान किया। तो बताओ उसने दुकानदार को साबुनों का कितना भुगतान किया। साबुनों का कितना भुगतान किया। कितना? 138। वेरी गुड, है ना। तो भाई इसने कहा कि रमेश ने नहाने के 1 दर्जन साबुन 11 रुपए 50 पैसे, तो 11 रुपए 50 पैसे का मतलब 11.50 रुपए, ठीक है ना, प्रति साबुन की दर से खरीदे। यानी कि एक साबुन की कीमत कितनी है? 11 रुपए 50 पैसे एक साबुन की कीमत है, और खरीदे कितने? 1 दर्जन। खरीदे कितने? 1 दर्जन। और 1 दर्जन में कितना? 12। 1 दर्जन में कितना? 12। तो 12 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया? 138 रुपए आ गया। भाई मल्टीप्लाई करना तुम जानते हो, मैं समझ के चल रहा कि तुम बच्चे होशियार हो, है ना, क्योंकि टीचर बनने वाले हो भविष्य में, है ना। तो गुणा भाग करना जानते ही हो तुम, है कि नहीं भाई? कर लोगे मल्टीप्लाई? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है ना, बस कुछ नहीं करना। देखो 0.50 है, यानी कि आधे तो है, 6 जोड़ना है किसमें? 11 गुणा 12 यानी कि 2 3 132 में 6 जोड़ दो, आंसर आ गया 138। तरीके तो बहुत सारे हैं मल्टीप्लाई करने के भी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यदि 1 दर्जन कॉपियों का, लिखो, यदि 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य, यदि 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य, यदि 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य, यदि 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य 96 रुपए 60 पैसे है, 96 रुपए 60 पैसे है, 96 रुपए 60 पैसे है, तो बताओ एक कॉपी का मूल्य कितना होगा। एक कॉपी का मूल्य कितना होगा? तो बताओ एक कॉपी का मूल्य कितना होगा। अच्छा जी, ओ भाई साहब, विदुषी महिला, 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य 96 रुपए 60 पैसे। 1 दर्जन में 12 है, 12 कॉपियों का मूल्य कितना है? 96 रुपए 60 पैसे, यानी कि ये है भाई। तो एक कॉपी का मूल्य पूछ रहा है, तो 12 से भाग कर दोगे, 96.50 को 12 से भाग कर दोगे, तो 12 से भाग करना जानते हो तुम, 12 अट्ठे 96, ठीक, 12 पंजे 60, लेकिन यहाँ पे एक जीरो लगेगी क्योंकि 0.2 अंकों के बाद है, तो लगा दो। 8.05 रुपए एक कॉपी का मूल्य आ गए, ठीक है भाई। 8 रुपए 5 पैसे, 8 रुपए 5 पैसे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ गया? क्लियर है भाई? तो भाई तुम्हारा ये जो भारतीय मुद्रा था, तो भारतीय मुद्रा पे ऐसे सवाल बनते हैं, सिंपल सिंपल से, तो कर लोगे इस तरह के सवाल अगर आए। अब जो सवाल होगा, मतलब अगला जो मेजरमेंट होगा, हम लंबाई का करेंगे, ठीक है ना। लंबाई के बाद वेट का करेंगे। इस तरीके से सारे मेजरमेंट करते हुए ये टॉपिक तुम्हारा लास्ट है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट में, सारे मैंने लगभग करवा दिए। क्या वो भी करवा दूंगा मैं इसमें? इसमें करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इसी में ही करवा दूंगा, ठीक है ना। तो जब सारा मावे तो दूसरे वाले सर को बोल लो, है कि नहीं? अच्छा चलो ठीक है, तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस हफ्ते में तुम्हारा ये कंटेंट वाला मटेरियल जो है वो सब खत्म। उसके बाद तुम अपनी तैयारी, नेक्स्ट सुनो।